कहानी तुम्हारे श्रवण कुमार जैसे बेटे। ओमवती जी की पड़ोसन शीला भाभी ओमवती जी को कह रही थी, देख लो दीदी, अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। यही थे ना तुम्हारे श्रवण कुमार जैसे बेटे, जिनको सब कुछ सौंप देने की जिद थी तुम्हारी। और इसी जिद के सामने भैया भी झुकने को तैयार हो गए थे। कितना बोझ था उस समय उनके दिल पर। भाभी, तुम तो सदा ही भोली भाली रही हो, लेकिन भैया सब समझ रहे थे पहले से ही। ओमवती जी सब सुन रही थी और साथ ही साथ उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब दोनों बेटों ने विदेश जाकर पढ़ाई पूरी करने की जिद की तो इतने पैसे कहाँ थे उनके पास। मगर अपना मन मारकर उन्होंने अपना पुश्तैनी मकान बेचकर दोनों बेटों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए। और आज उन्हीं बच्चों के लिए वो पराए हो गए। अतुल और अमर दो बेटे थे ओमवती जी और नरेंद्र जी के। दोनों बेटे देखने में बिल्कुल जुड़वा लगते थे, क्योंकि दोनों में उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं था। सिर्फ 1.5 साल के अंतर में पैदा हो गए थे दोनों भाई पढ़ाई में बहुत ही तेज थे, इसीलिए माँ बाप के साथ साथ अपने टीचर्स के भी आंखों के तारे थे। नरेंद्र जी की सरकारी नौकरी थी, बस किसी तरह गुजारा चल रहा था घर का। बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतें दिनों दिन महंगी होती जा रही थी। बस घर खुद का था, इसी का संतोष था उन दोनों को। ना किराया देने की चिंता और ना बार बार सामान बांध कर कहीं नया आशियाना ढूंढने की चिंता। माँ ओमवती और पिता नरेंद्र सरल जीवन जीने के आदी थे। जब दोनों बच्चों ने एक साथ विदेश में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने की इच्छा जाहिर की तो माता पिता दोनों चिंता में डूब गए। बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की कि भारत की भी उच्च शिक्षा में कोई कमी नहीं है, तुम यहाँ भी अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर सकते हो। पर दोनों बच्चों ने पता नहीं क्यों जिद पकड़ ली। दोनों बेटों ने अपने माता पिता से वादा किया कि अपनी शिक्षा पूरी होते ही वह उनके सारे सपने पूरे करेंगे और लौटकर वापस भारत आएंगे या उन्हें वहां अपने पास बुला लेंगे, मगर अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बस किसी तरह अपना पुश्तैनी मकान बेचकर पैसों का इंतजाम किया, क्योंकि और कोई चारा भी उनके पास नहीं था। बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। बच्चे पढ़ने में तो अच्छे थे ही, वहाँ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। ओमवती जी और नरेंद्र जी अपना मन मार कर रह गए, अपने आंसू पी कर रह गए। किराए के मकान में बस जैसे तैसे समय गुजर रहा था। उन्होंने कई बार बेटों को खत भी लिखा, मगर वहां से कोई जवाब न मिला। नरेंद्र जी तो सब समझते थे, मगर ओमवती जी फिर भी कहती, अजी उनको टाइम नहीं मिलता होगा, इतनी बड़ी कंपनी में काम जो करते हैं। नरेंद्र जी के रिटायरमेंट का समय आ गया। उन्होंने बेटों को भी बुलाया। वे चाहते थे कि बेटे अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने माता पिता की सूध ले। नरेंद्र जी के कई बार फोन मिलाने पर आखिरकार उन्होंने फोन उठाया और बड़ी बेरुखी से बात की। हाँ, आने का कार्यक्रम दोनों का था। पिता को अपने प्रति बेटों का बदला हुआ व्यवहार साफ नजर आ रहा था। नरेंद्र जी की रिटायरमेंट की बात सुनकर दोनों बेटों ने कई बार घर पर फोन किए और अपनी माँ को अपनी मीठी मीठी बातों से कई सपने दिखाए, जैसे माँ अब हम जब आएंगे आप और पिताजी हमारे साथ यहाँ आना, आपके बगैर हमसे अब रहा नहीं जाता। यह सुनकर ओमवती जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। ओमवती जी बच्चों की तरह दौड़कर नरेंद्र जी के पास जाती और बताती, अजी सुनते हो, बच्चे देखो क्या कह रहे हैं अब की बार आएंगे तो हम दोनों को अपने साथ लेकर जाएंगे। मगर नरेंद्र जी सब समझ रहे थे। नरेंद्र जी के रिटायरमेंट का दिन भी आ पहुंचा। दोनों बेटे आए, लेकिन सिर्फ औपचारिकता के लिए। ज़्यादा खर्च करने की नरेंद्र जी की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी, क्योंकि नरेंद्र जी के बेटे भी तो मेहमान बनकर ही आए थे। उन्होंने तो नरेंद्र जी के रिटायरमेंट पर एक पैसा भी खर्च न किया और न अपने पिताजी की किसी प्रकार से कोई मदद की। दूसरे दिन सुबह ही दोनों बेटों ने पिता के सामने इच्छा जाहिर की कि वह उन दोनों को अपने साथ विदेश ले जाना चाहते हैं। बस पापा अपनी रिटायरमेंट पर मिला सारा फंड उन्हें दे दे, जिससे वह जल्दी ही उन दोनों के विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा सके और 2-3 महीने बाद में उन्हें अपने पास विदेश में बुला लेंगे। नरेंद्र जी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। अब बेटे माँ के पास पहुंचे। ओमवती जी भोली भाली बेचारी समझ न पाई, बल्कि नरेंद्र जी से ही नाराज हो बैठी। पर अब की बार ओमवती जी की नाराजगी भी कुछ काम न आई। बेटे जलते भुनते वापस चले गए।
उसके बाद ना कोई फोन आया, ना कोई और संपर्क। ओमवती जी रोती रही कि क्या हो जाता जो बच्चों के साथ चले जाते। पैसों को क्या छाती पर रखकर ले जाओगे? नरेंद्र जी के पास अभी ओमवती जी के सवालों का कोई जवाब न था। वह चुप ही रहते। ओमवती जी को नरेंद्र जी का यह बर्ताव सिर्फ बुढ़े की सनक लगता। इधर नरेंद्र जी ने सेवानिवृत्ति से मिले पैसों से एक छोटा सा घर बनवाया, जिसमें वह दोनों आराम से अपना बुढ़ापा काट सके, और मकान का कुछ हिस्सा उन्होंने पढ़ने वाले बच्चों को किराए पर दे दिया, जिससे उनका घर खर्च चल सके। पता नहीं कितनी बार ओमवती जी ने नरेंद्र जी को कहा कि वह अपनी सनक छोड़े और बेटों से बात करे, पर नरेंद्र जी पर कोई असर नहीं होता। समय अपनी गति से गुजर रहा था कि एक दिन अचानक ही नरेंद्र जी को दिल का दौरा पड़ा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बेटों को भी खबर दी गई और वह लोक दिखावे के लिए आ भी गए, लेकिन सिर्फ मेहमान की तरह। नरेंद्र जी के एक परम मित्र थे प्रमोद जी। उन्होंने ही अंतिम संस्कार के सभी प्रबंध किए और नरेंद्र जी की 13वीं तक वैसा ही किया जैसी नरेंद्र जी की इच्छा थी। 13वीं के दिन हवन के बाद ओमवती जी और दोनों बेटों की उपस्थिति में प्रमोद जी ने अपने एक अन्य वकील मित्र को बुलाकर उन्हें नरेंद्र जी की वसीयत सुनाई, जो अपनी पत्नी के नाम एक पत्र के रूप में थी। उसमें लिखा था कि सेवानिवृत्ति के समय ही वे दोनों बेटों की मंशा जान गए थे कि वे यहाँ सिर्फ पैसे बटोरने आए थे, और फिर उनसे साथ रहने की उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। उनकी वसीयत के मुताबिक उनके बेटों का इस घर पर कोई हक नहीं है, और ना ही उनके जीवन बीमा से मिलने वाले पैसों पर। इन पैसों से ओमवती अपना आगे का जीवन यापन करेगी। यह घर ओमवती के जीते जी ओमवती का है, और उसके ना रहने पर उसके परम मित्र प्रमोद को अधिकार है कि वह प्रबंध करे कि उनके बाद यह घर किसी उन्हीं के जैसे नालायक बेटों के माता पिता को रहने के लिए दिया जाए। पत्र के अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी थी कि उन्होंने कभी उन्हें अपने बेटों के बदले व्यवहार के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि कहीं उसे दुख न हो। यह उनकी सनक नहीं थी, उन्होंने तो बस बेटों के बदलते स्वरूप को समय पर पहचान लिया था। ओमवती जी को अब अपने पति की सनक के पीछे का कारण समझ आ गया था, और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे, मानो पति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हो। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, माता पिता बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी परवरिश में जी जान लगा देते हैं। पर जब बुढ़ापे में वही बच्चे माँ बाप के प्रति अपना व्यवहार बदल लेते हैं तो यह बहुत ही दुख की बात है। लेकिन आज के समाज में यह कोई नई बात नहीं है। यह कहानी आज के समाज को आईना दिखा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।